स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मॉडल पेपर मैथ का तीसरा सेट। यहाँ आखिरी सेट है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 7 से कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, 8 से 9 से, इस तरह से पूरा रिवीजन कराएंगे। तो नए हो चैनल में तो जुड़ जाइएगा ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। और यहाँ पे आपको 6 to 10 मिलेगा क्लास, ठीक है। 6 to 10 हर मैथ और साइंस स्पेशल हम पढ़ाएंगे और बाकी सब्जेक्ट का भी एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। तो चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आप किसी भी क्लास में हो तो आप घर बैठे अपना एक बेहतरीन कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये तीसरा सेट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है नज़र डालते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 एंगल दिया हुआ है, चौथा निकालना है, जो कि हर क्वेश्चन में रहता है। पहला क्वेश्चन में हर सेट में यही क्वेश्चन है। चतुर्भुज का 3 कोण दिया हुआ है, चौथा निकालना है। तो 3 कोण कौन कौन सा है देखिए, एगो कोण है 110, एगो है 70, एगो है 90। इसका चौथा कोण याद करना है। तो बोले हैं जो नहीं पता रहेगा मैथ में उसको हम मान लेते हैं x। तो माना चौथा कोण बराबर x, ठीक है। जो नहीं मालूम है उसको क्या मान लेंगे, x डिग्री, ठीक। और एक चीज़ जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब चारों को जोड़ दीजिए, एगो है 110, एक 70 है, एगो 90 है और चौथा x है। तो x बराबर 360। सबको जोड़िए, 0 0 0 0 हो जाएगा। 9 और 7 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1 और 1 2, 270 हो जाएगा। प्लस x बराबर 360। x निकालना है तो छोड़िए x को और ये नंबर को बॉर्डर पार कर देंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 घटाएंगे 9 बचेगा, यानी 90 डिग्री x होगा, यानी चौथा एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एक आकृति दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी सभी सेट में दूसरा नंबर में है, मतलब यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी एक फिक्स रहेगा, ठीक है। इस तरह का है और एक बाहर में है एंगल, ये दिया हुआ है 140 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है आकृति में BOC 60 डिग्री है, ये BOC, तो ये और यहाँ ए है। तो BOC 60 डिग्री लिख दिया क्वेश्चन में, तो 60 नहीं है 140 है। 60 डिग्री था इससे पीछे वाला सेट में, ठीक है। अच्छा, पिछला सेट में एक क्वेश्चन छूटा था, उसको आज कर देंगे, ठीक है। मतलब पहला सेट में एक क्वेश्चन छूटा है ना, उसको आज कर देंगे। तो देखिए BOC 40 डिग्री है और ऊपर वाला A निकालना है, ठीक। तो BOC अगर 40 है और A हमको फाइंड करना है, तो ये वाला क्या बोलते थे कि वृत्त का कोई चाप है, उस पर उससे केंद्र पर अंतरित कोण किसी अन्य भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, परिमेय 10.8। तो उससे लगा देना है। देखिए BAC निकालना है, एंगल BAC बराबर कर देंगे आधा एंगल BO, आधा ऑफ एंगल BOC का है। तो प्रमेय 10.8 में ये बात को पढ़े हैं, ठीक है। हो सके तो पूरा डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा कि वृत्त के कोई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो वही चीज़ लिखे, मतलब ये इसका दुगुना है तो ये वाला जो होगा इसका आधा होगा। तो यह लिखे है ये BAC यानी ये वाला इसका आधा होगा। तो आधा कर दीजिए 1/2 और ये BOC है 140, काटिए 2 7 14 2 0 0, यानी कि 70 डिग्री आंसर। लीकेज कर रहा है, इससे आता हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में एंगल फाइंड करना है। तो एक किरण दिया हुआ है, तो चलिए एक किरण खींच लेना है ऐसा सीधा, और प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ पे हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए ज़रूरत है इसका। तो चलिए फटाफट इसका यूज करते हैं। क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ इसको रखेंगे और यहाँ से फिर चाप काटेंगे। तो एक चाप काटते हैं तो 60 डिग्री बनता है, हमको 30 बोला है तो 60 का आधा करेंगे। तो आधा कैसे बनेगा, इधर और एक इधर, हो गया आधा, ठीक है। अब उसको मिला दीजिए, हो गया वो। तीस डिग्री, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, ऐसा यहाँ से मिला देना है। मिलाने के बाद इसको नाप के देखिए, ये 30 डिग्री का बन जाएगा। देखिए पूरी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये रहा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से एंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 3 को दिया हुआ है। देखिए 3 को भुजा दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर 3 भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हीरोन सूत्र लगता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में पहले भुजा लिखते हैं, कितना कितना है। ए है 18 सेंटीमीटर, ए मान लेते हैं इसको। बी मान लेते हैं एक ठो को 10 सेंटीमीटर, और सी है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले एस निकालना पड़ता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। फार्मूला होता है परिमाप का आधा। परिमाप माने ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे यानी 18 प्लस 10 प्लस 42 बटा 2। जोड़िए 8 2 10, 4 5 6, अरे 7 बटा 2 यानी 70 बटा 2 हुआ। काटेंगे तो 35 दूनी 70, तो आ गया ये 35। एस कितना आया 35। एस 35 आ गया तो निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। रखे वैल्यू एस है 35 तो 35 रखेंगे, फिर एस तो 35, फिर ए 18, फिर एस 35, बी 10, फिर एस 35, सी 42, ठीक। अब इसको घटाएंगे, पहले 35 घटाएंगे 35 में 18 तो कितना बचेगा, गुना लगा देते हैं, 7 बचेगा और इधर 1 17, गुना 35 में 10 घटाएंगे तो 25, गुना 35 में 42 घटाएंगे तो उल्टा हो गया, माइनस में आ जाएगा। बाप रे बाप, माइनस में आ गया। चलिए माइनस में आ गया, रूट के अंदर माइनस कैसे आ गया, क्वेश्चन में उल्ट पटांग है। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए था लेकिन माइनस में आ जा रहा है, बहुत दिक्कत हो गया। क्वेश्चन कहीं मिस्टेक होगा, है ना। ये 4 सेंटीमीटर हो सकता हो, छोटा होना चाहिए, है ना। क्या है कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, कुछ बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन में मिस टाइपिंग होगा। अगर ये 10 है, ये 42 18 है, ये 42 नहीं होगा। क्या है कि एक नियम पढ़े, देखिए त्रिभुज का गुण क्या होता है कि दो को भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा आना चाहिए। किसी भी दो को जोड़े तो तीसरा से बड़ा आना चाहिए। तो जोड़ के देखिए तो तीसरा से बड़ा आएगा। 10 और इसको जोड़ के देखिए 18 को, तो 20 और 8 28 से होगा, जो कि तीसरा से बड़ा नहीं है। मतलब ये त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। 4 होगा यहाँ पे, 4 रहने से त्रिभुज हो सकता है। कहें कि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 से बड़ा आ रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे 30 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 भी नहीं होगा। अब कितना होगा भाई। तो चलिए कुछ भी अगर यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे इसको रख के, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला आता ही होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसका कराए हैं। एस निकाल देना, उसके बाद इसमें रख देना है। तो ये क्वेश्चन में गलत है तो कुछ और लेके हम बना देते हैं। मान के चलिए हम 12 ले दे, चलिए 12 लेके बना देते हैं, शायद 12 ही होगा, 12 ले लेते हैं। लेकिन 12 लेंगे तो फिर तो ये भी गड़बड़ा आएगा, ये 35 थोड़ी आएगा। अगर 12 होगा तो यहाँ 12 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 2 10 और 2 3 4 40, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा, 20। चलिए यही 20 को ही लेके चलते हैं। बीस 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 20 गुना 20 में 18 घटाएंगे 2, 20 में 10 घटाएंगे 10 और 20 में 12 घटाएंगे 8, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं। 2 को जोड़ा जिसका बन गया वो रूट से बाहर, ठीक है। तो 20 को हम बदल सकते हैं 10 गुना 2 में, 10 गुना 2 20 होगा। क्या है कि 2 एक ठो और है तो जोड़ा लग जाएगा, वो 10 भी है तो इसका जोड़ा लग जाएगा, गुना 8। 8 को ऐसा बदल दिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए 10 10 2 है तो बाहर निकल गया ये, और ये 2 2 2 है, ये भी निकल गया, ये 2 भी 2 है तो ये भी बाहर निकल जाएगा। जो अकेले रहेगा उसको रूट में रखना है, ठीक। 10 दूनी 20 दूनी 40, रूट 2 मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी भुजा रह सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वो जो 42 दिया हुआ था वो गलत था, इसलिए दूसरा हम लेके बना दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 10 7 13 20 15, इसका
माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग मैंने जोड़ेंगे 10 + 7 + 13 + 20 + 15 सबको जोड़ेंगे बटा कैट हो 1 2 3 4 5 हुए थे नीचे 5 जोड़िए 5 3 8 7 15 का 5 हाथ में 1 1 2 2 4 5 5 6 65 बटा 5 5 का 5 5 3 15 30 का आंसर आ गया 13। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबरी क्वेश्चन है। बहुलक निकालना है 6 नंबर में। तो बहुलक निकालना है किसका 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 4 3 6 9। तो 9 का बहुलक निकालना है किसका 9 का बहुलक। तो इसमें पूछ दिया किसका बहुलक 9 का। तो 9 का बहुलक मतलब 9 का है, इसको लिखिए। तो 9 1 2 3 को है, तो 9 का बहुलक 3 हो गया आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज 40 गेंद में 10 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, चौका ना मारने की प्रायिकता निकालना है। एक महिला बल्लेबाज है, टोटल गेंद कुल गेंद खेली 40 है ना, कुल गेंद 40 गेंद खेली, उसमें से चौका मारी, चौका 10 बार मारी। ठीक है, 10 बार चौका लगा दी, तो चौका ना मारने का प्रायिकता निकालना है। तो चौका ना मारने की संख्या पता होना चाहिए। तो चौका ना मारने की संख्या कितना होगा, चौका मारी 10 को, तो बाकी को नहीं मारी होगी। तो 40 बॉल खेली जिसमें 10 को चौका मार दी, तो घटा देंगे तो 30 बॉल जो है नहीं मारी होगी चौका। ठीक है, तो प्रायिकता निकालना है किसका चौका ना मारने का। तो चौका ना मारने का प्रायिकता, चौका ना मारने का क्या हो जाएगा, चौका ना मारने की संख्या ऊपर और टोटल गेंद नीचे। तो 3 0 0 कटा 3/4 आंसर। भाग दीजिएगा तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 4 0 0 4 7 28 4 5 20 ऐसा आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 7 क्वेश्चन ये सब 2 नंबरी क्वेश्चन है, इसमें से 5 बनाना है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन बी में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना था। ध्यान से देखिएगा, एक समांतर, अरे बाप रे कितना इंक भरा दिए इसमें, तुरंत खत्म हो जाता का डाल दिए हूँ मच के। चलिए क्या दिया हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये सबको ये सिद्ध करना है। तो इसका विकर्ण क्या हो गया, एक ये तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले लिख देंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें AC विकर्ण है और BD, AC और BD, ये BD और ये AC 2 विकर्ण है। अब इसमें बोला समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित माने ये इसके बराबर होगा, समद्विभाजित माने बराबर भाग बांटता है एक दूसरे को, तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर बराबर भाग में बंट जाता है, ये कहा है सिद्ध करना। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, OA बराबर OC, यानी OA वाला ये OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है, बस। तो प्रमाण में क्या जाएंगे, 2 त्रिभुज दिख रहा है यहाँ, 4 त्रिभुज, तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, CPCT से प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोनों त्रिभुज में आएंगे, तो एगो देखिए एंगल DAO है या C लिख सकते, DAO देखिए कैसा है, ऐसा एंगल है, तो यहाँ पे O है बीचवा में और यहाँ है A, यहाँ D, यहाँ C, यहाँ B, ऐसा वाला एंगल याद कीजिए। ऐसा जेड जैसा बने तो उसको क्या बोले, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे बन रहा देखिए यहाँ से पूरे यहाँ तक ये, तो ये वाला एंगल ये अंदर वाला या ये अंदर वाला, ठीक है, इसके बराबर होगा, तो वही लिखे DAO बराबर होगा किसका, इसके बराबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा BCO। तो BCO दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गया, एक एंगल बराबर। उसके बाद देखिए एक भुजा भी बराबर है, AD बराबर BC, ये वाला AD ये BC के बराबर है, ये वाला बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा जो है बराबर होता है। ठीक है, तो ये आमने सामने का भुजा बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होगा, 2 बराबर होगा। अब ये एंगल बराबर हुआ, ये साइड एंगल होता हुआ, तो एंगल साइड एंगल होता है, यानी ये इसको बराबर करना होगा। तो ये भी कहीं से जेड बन रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा अगर इसको देखेंगे ऐसा, तो यहाँ D है और यहाँ B है, ये सब A
और ये सी, तो ये इसके बराबर होगा, जेड बन रहा था है, माने ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर होगा। देखिए यहाँ से ऐसा बन रहा है, ठीक, कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे ADO, ये वाला का नाम लिखाया, फिर CB, इसका नाम क्या हो जाएगा, C, इधर लिख दिया उल्टा, जेड ओने ना बन रहा है ये है ना, CBO एकांतर कोण से। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो संगत भाग बराबर होता है। तो देख इसका संगत कोण, इसका संगत E, तो बराबर होगा OB बराबर OD, और इसका संगत कोण ये है तो OA बराबर OC बराबर, यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। ठीक, बाय CPCT लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नीचे देखिए चित्र ABCD, ये ABCD एक चित्र दिया हुआ, इसमें बोला ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE जो है ये लंब है DC का, लंब माने 90 डिग्री होता है सीधा, है ना। उसके बाद बोला CF ये वाला भी लंब है, लंब माने 90 डिग्री है AD का। तो यदि AB 16 है, यानी AB 16 दिया हुआ है तो 16 लिख दिए। उसके बाद AE 8 है, AE ये वाला 8 है, ये वाला 8 लिख दिए। और CF 10 है, CF ये 10 है। तो हमको बोला है AD निकाल, AD कहाँ गया, ये वाला AD हमको निकालना है, ये वाला हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना लंब, बस ये फॉर्मूला याद रखना, क्षेत्रफल से निकलेगा आधार गुना शीर्ष लंब है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो आधार अगर हम इस चतुर्भुज में आधार अगर इसको लेते हैं, मान चलिए DC को, तो इसका लंब माने सीधा, ये इस आधार लिए तो इसका लंब माने एकदम सीधा, या इधर से आधार लेंगे तो इसका सीधा इधर ये लंब होगा, ठीक है। तो अगर हम DC को आधार लेते हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा, AE, तो DC आधार होगा तो AE लंब हो गया। अब देखिए DC और AB ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि हमको DC का वैल्यू नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, बोला AB 16 है, तो AB 16 है तो क्या ये 16 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। या इसको 16 यहाँ ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि DCD और AB ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ जो CD आया उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नीचे लिख देते हैं, CD की जगह AB लिख सकते हैं गुना AE, ठीक है, AB गुना AE। तो अब AB लिखे हैं, AB कहा कि दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि AB और CD बराबर है। तो AB अब वैल्यू देखिए, AB का 16 है तो 16 लिखेंगे, और AE दिया हुआ 8 तो 8 लिखेंगे, 16 8 128 हो गया। क्षेत्रफल निकला, लेकिन क्षेत्रफल तो नहीं निकालने वाला था भुजा निकाल, कौन वाला भुजा, AD। तो ये कैसे निकलेगा, तो फिर से क्षेत्रफल लगाना होगा, पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अबर लगा दीजिए इधर से, इधर को आधार मानते हैं तो इसका लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इधर से आधार मान ले तो लंब ऐसा वाला होगा, तो ये आधार अगर है तो इसका लंब जो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा। तो AD आधार अगर मानते हैं, AD निकालना है इसलिए AD लगाना जरूरी है, तो AD अगर आधार मानते हैं तो लंब हो जाएगा CF, तो लंब हो गया CF। तो AD गुना CF आधार गुना लंब बराबर क्षेत्रफल। तो इधर से निकाले कि इधर से कि उधर से कि इधर से, कहीं से क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल माने होता है इसका अंदर का क्षेत्र, तो क्षेत्र उतना ही नहीं रहेगा। जैसे इस बोर्ड को कहेंगे इसको नापो, इसका अंदर का क्षेत्र किधर है, तो कोई इधर से नापेगा और कोई उधर से नापेगा, तो अलग अलग आएगा, एक ही ना आएगा। इधर से नापे कि उधर से, कि ऊपरे चढ़ के नापे कि नीचे से नापे, कहीं से नापे, यही वाला को नापने कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल, तो कोई और दिशा से नापे उतने आएगा। वैसे ही एक बार इसमें क्षेत्रफल यहाँ से निकाले नीचे से ऊपर, एक बार लिखे इधर से उधर, तो दोनों तरफ में तो क्षेत्रफल उतनी ना आएगा। तो लिख देंगे क्षेत्रफल इसका आया हुआ है 128, ठीक है। तो 128 आया है तो फिर निकाल क्यों रहे, तो निकाल क्षेत्रफल नहीं रहे, क्या निकाल रहे, AD निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इधर से फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो आधार और लंब बराबर क्षेत्रफल तो ये है। तो लंब दिया हुआ देखिए 10, AD नहीं है तो छोड़ दो, तो 10 बैठा दिया, 10 गुना में उन्हें जाकर भाग देंगे तो 112.8 हो जाएगा सेंटीमीटर, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, हटाते हैं। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन कहा है, सिद्ध कीजिए कि विरीत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, विरीत की जीवाओं माने दुग जीवाएं, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण जो अगर बराबर हो, जीवा ये दो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर दोनों कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। तो ये जीवा जो है इसका लंबाई बराबर होगी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, C माने सर्कल, विरीत C या सर्कल कहते हैं, C नहीं हो लिखेंगे चलेगा, OR माने केंद्र O है और त्रिज्या ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। विरीत को दिखाना है तो जैसे त्रिभुज के दिखाना होता है, त्रिभुज ABC ऐसा लिखते हैं। तो इसमें C माने सर्कल और O माने O केंद्र वाला है, O केंद्र वाला, और त्रिज्या R माने है, इसलिए इसको ऐसा दी कि दो जीवाएं AB, विरीत के दो जीवाएं कौन AB तथा PQ है, AB जीवा है और ये PQ जीवा है। इस प्रकार है कि AOB यानी AOB ये वाला एंगल
पी ओ क्यू ये वाला एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये ए बी और ये पी क्यू बराबर है। आराम से सिद्ध होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये दो त्रिभुज दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुज में जाएंगे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम हो गया तो कहेंगे संगत भाग बराबर, मतलब सब बराबर। तो देख दोनों त्रिभुज में आते हैं। ओ ए बराबर ओ पी, ओ ए कहाँ गया, ओ ए ये ओ ए, ये ओ ए है, ओ ए और ओ पी ये ओ पी, ओ ए ओ पी बराबर, काहे बराबर, काहे कि ये तो विरीत का त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या है तो बराबर है ना रहेगा। तो ओ बराबर पी बराबर आर लिख दे, माने त्रिज्या है। इसी तरह देखेंगे तो ये ओ बी और ओ क्यू बराबर नहीं है, ये भी तो त्रिज्या है विरीत का। तो विरीत का त्रिज्या है तो एन एस त्रिज्या के एन कन्हुए त्रिज्या रहे तो उतने होगा, बराबर होगा। तो सब त्रिज्या 1 2 3 4 सब आपस में बराबर है, तो ओ बी बराबर ओ बी जो है ओ क्यू के भी बराबर है। क्यों, क्योंकि आर है ये एक ही विरीत की त्रिज्याएं हैं, तो सब त्रिज्या बराबर होगा एक विरीत का है। तो अब देखिए ये बराबर हो ये गया, एक दो बराबर को भुजा एगो एंगल बराबर कर देते हैं। ये एंगल बराबर है, ये साइड एंगल, साइड ये एंगल दिया हुआ बराबर, ए ओ बी और ये पी ओ क्यू ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो दिया हुआ है। तो कहा हो गया दो साइड एगो एंगल, यानी साइड एंगल साइड से ए ओ बी और पी ओ क्यू सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो बोला ए बी बराबर, इसको लिख दिए ए बी बराबर पी क्यू। क्यों लिखे, बाई सिंप्लिसिटी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। चलिए हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर क्वेश्चन कहा है, ये आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला है ए बी सी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 69 डिग्री, और ए सी बी या यहीं तक है ना, ए सी बी ये वाला 31 डिग्री है। तो बोला है कि बी डी सी निकाल, देख बी डी सी एक निकालना ये है, ठीक, बी डी सी ध्यान से देखिए, उसी को निकालना है। हो गया, देखिए त्रिभुज ए बी सी में अगर जाएंगे, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज तो क्या देखिए ए बी सी में क्या दिए, ए बी सी में जाएंगे तो तीनों का कोण 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ये वाला है, ए बी सी एंगल हुआ, इसका नाम लिखना होगा, तो ए सी बी ये हो गया। उसके बाद ये वाला बी ए सी ये, तो ये तीनों एंगल को जोड़ देंगे, कहा कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 180 लिख दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अच्छा 180 ये हो गया, तो जोड़ ए बी सी है 69, तो 69 लिखेंगे। ये वाला 31 है तो 31 लिखेंगे। बी ए सी नहीं पता है तो बी ए सी छोड़ दीजिए, बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 3 9 6 3 9 और 1 10 100 हुआ, प्लस बी एस सी नहीं पता, छोड़िए 180 ये जोड़ में है, उधर बॉर्डर पार कर देंगे, घटाव हो जाएगा, काहे कि हमको बी एस सी निकालना है। तो बी एस सी निकल गया। बी एस सी नहीं निकालना था ये वाला ये, तो हम बी एस सी काहे को निकाल रहे हैं, हमको तो बी डी सी निकालना था। तो ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस त्रिभुज में दो गो एंगल दिया हुआ है, एगो एंगल ये एगो एंगल ये, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे, आ नहीं सकेंगे, कहा कि इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ। देखिए ये तो इसका है, ये त्रिभुज का 31 इसका थोड़ी है, ये भी इस त्रिभुज का है, इसका कुछ देवे नहीं किया है, तो कहाँ से निकाल नहीं सकेंगे, डायरेक्ट नहीं सकेंगे, इसलिए इसका सहारा लिए। इसका सहारा क्यों लिए, ये तो निकल गया 80 डिग्री, तो क्या ये निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हम परी में पढ़ चुके हैं कि कोई वृत्त का अगर जीवा हो तो ये जीवा जो है वृत्त में कहीं भी एक भी एंगल बनाए, यहाँ बनाए या यहाँ, तो सब का सब एंगल बराबर होगा। यहाँ और एक ऐसा बनाएगा तो ये भी बराबर, तो सब बराबर होता है, ये परिमेय में पढ़ चुके थे। यहाँ ये जीवा है, ये जीवा एक एंगल यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, तो ये दोनों जीवा से बना हुआ कौन है, इसलिए बराबर होगा। तो चूंकि देखिए बी एस सी यानी ये जो है वो बी डी सी दोनों के बराबर है, इसलिए बी डी सी बराबर भी 80, यानी ये 80 आया तो वो भी 80 हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे बराबर क्यों है, तो लिख दीजिएगा जो है वृत्त के जीवा द्वारा अंतरित कोण, वृत्त के जीवा द्वारा अंतरित कोण बराबर होता है। मान वृत्त के जीवा द्वारा ये जीवा उसको द्वारा कहीं भी अंतरित कोण अंतरित करेगा ऊपर में वृत्त के कोई भाग में, तो बराबर होता है उसका एंगल, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कबड्डी टीम द्वारा नीचे मैचों की श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार है, तो माध्यक निकालना है। माध्यक देखिए 17 2 7 27 15 5 14 8 10 24 48 10 8 7 18 28 ये दिया हुआ है। हाँ तो बोला माध्यक निकाल, क्या माध्यक तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बोले हैं इसको बदल देना है, इसको बदल देना है, इसको लिख देना है, मतलब आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, छोटा स्टार्ट करते हुए। तो सबसे छोट कौन है, देखिए तो 2 है सबसे छोटा, तो 2
दो 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 दो, दो के बाद 5 है तो 5, 5 के बाद 6 है कथो नहीं है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 कै गो 7 है, 2 गो 7 दिख रहा है, 2 गो है तो दोनों 7 को लिख देंगे। फिर 8, 8 अच्छा 15 है ये, 15 है ना, 15 5 हाँ हाँ ठीक है। 8 देखिए, 8 एगो और एगो 8 दिख रहा है, 88 हो गया, कोमा देख लिखिएगा। 8 8 8, 8 के बाद 9 है नहीं है, 10 है 2 है, 1 2 तो 2 को 10 लिख दिया। 11 है नहीं है, 12 13 14, 14 है, 14 है, 14 लिखा गया 14। 15 है, 15 नहीं 17 है, 17 लिख देंगे। फिर 18 है, 17 लिखा गया। 18 है तो 18 लिखेंगे, 18 भी लिखा गया। 19 है नहीं है, 20 20 है नहीं है, 24 है, 24 तो 24 को लिखिए, 24 लिख दिए। 27 है उसके बाद 27 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 28। देखिए गन के देखिए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 अच्छा 48 को तो लिखबे नहीं किए, 14 15 हो गया ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो है यहाँ। अब के कौन छोटा, ई 15 छोटा, 15 नहीं लिखे थे तो 14 के बाद 15 भी है, ठीक है हो गया। 16 गो, 16 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ मिला लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आरोही क्रम में सबसे पहले लिख देना है, उसको माध्यक निकालना। माध्यक होता है बीच वाला को, तो 16 गो है, एन बोलते हैं उसको, तो 16 गो है। 16 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का माध्यक निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक। सम संख्या में माध्यक माने बीच वाला होता है, लेकिन सम संख्या है तो बीच में 2 गो आएगा, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ये तो शॉर्टकट तरीका याद रखना, दोनों को जोड़ के आधा, बीच में 2 गो आएगा तो दोनों को जोड़ के आधा। जैसे 5 अंगुली इसका बीच में तो 1 गो आ रहा है तो ये आंसर हो गया, लेकिन 4 गो है तो इसमें तो बीच में 2 गो आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें सम है यानी 2 गो बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वही आंसर। लेकिन फार्मूला थोड़ा सा लिखने वाला है तो लिख के बनाना होगा। तो फार्मूला इसका बनता है n/2वां पद, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाय 2। n/2 माने n है 16 तो 16/2 वां पद, उसके बाद प्लस n/2, n माने 16/2 प्लस 1 वां पद, ठीक बटा 2। 16/2 माने 8वां पद हो गया, ये 8वां पद, प्लस 16/2 माने 8 और 1 जोड़ है तो 9वां पद हो गया, 9वां पद और नीचे 2। तो 8वां पद गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है 10 प्लस 9वां पद, तो 8 यहाँ तो 9वां पद है 14, तो 14/2 तो 10 और 14 हो गया 24/2। 24/2 करेंगे यानी काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 आंसर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रायिकता निकालना है तो यही निकल जाएगा। चलिए 13 नंबर में क्या क्या दिया हुआ, बहुत 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00 ये दिया हुआ आंकड़ा एक है ना। माने गेहूं का आटा का थैला है, उस थैला 5 किलो का थैला है, लेकिन उसमें वजन करे तो किसी में इतना है, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में है ना, पूरा तो 5 नहीं रहता, किसी 5 किलो से तनिक बेसी किसी में रहेगा, कहीं कम रहेगा, तो वही दिया हुआ है ये सब है ना। किसी में इतना था, उतना था, उतना था, इस तरह से। तो इसमें से यादृच्छिक के रूप से चुने गए किसी भी बैग, माने अंदाजे एगो बैग उठा दिए तो इस बैग का किसी बैग में 5 किलोग्राम से अधिक भार होने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता निकालना है 5 केजी से अधिक भार होने का, 5 केजी से अधिक भार की संख्या।
तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे, जिसका प्रायिकता निकालना है उसका संख्या पता होना चाहिए। तो 5 किलो से अधिक भार वाला बैग का प्रायिकता निकालना है, तो 5 किलो से अधिक भार वाला बैग का है उसका संख्या पहले लिखेंगे। तो 5 से अधिक देखिए तो 4 पॉइंट है 9, मैंने 5 से कम है, ये है 5 से अधिक 1 हुआ, ये है तो 2 हुआ, 3 5 से अधिक बोला ये 5 है तो 1 2 3 हुआ, 4 ये 5 से अधिक है, 5 6 7 ये 5 है, 5 को नहीं गिना, 5 से अधिक बोला तो 5 से अधिक 1 2 3 4 5 बोले 6 7 को है 7। तो प्रायिकता निकालना है इसी का। तो प्रायिकता शॉर्ट में पी लिख देते हैं। प्रायिकता किसका? 5 केजी से अधिक का। 5 केजी से अधिक का प्रायिकता बराबर 5 केजी से अधिक की संख्या 7 और टोटल का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो 7/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्का है, 3 सिक्के को 300 बार उछाला गया। ठीक है, 300 बार उछाला गया। 3 में से परिणाम जो नीचे दिया हुआ है, परिणाम दिया हुआ है नीचे, परिणाम। तो चलिए हम इसको नहीं करते हैं, टेबल नहीं बनाते, क्वेश्चन वहाँ दिखे रहा होगा आपको, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बना देते हैं, कहा कि प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालने में कहा है इतना लफड़ा, उसको लिखते रहे, क्वेश्चन में इतना बड़का है। तो प्रायिकता किसका निकालना है? 3 चित एवं कोई भी चित नहीं आने का प्रायिकता। तो 3 चित का प्रायिकता निकालना है। 3 चित आने का प्रायिकता निकालना है एक ठो। तो 3 चित आने का संख्या पहले जानना होगा। उसके बाद बोला है कोई भी चित ना आने का, कोई भी चित ना आने का, ना आने की संख्या पहले जानेंगे तब प्रायिकता निकलेगा। बस 2 चीज़ निकालना है। ठीक है, तो पहले 3 चित आने की संख्या, 3 चित आने का प्रायिकता निकालना है और कोई भी चित नहीं आने का प्रायिकता निकालना है। तो 3 चित आने की संख्या जानना होगा पहले कि 3 चित कई बार आया और कोई भी चित कई बार आया उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 चित कई बार आया वो लिखा हुआ है 23 बार। ठीक है, 3 चित 12 बार 23 है, 23 बार 3 चित आया। उसके बाद कोई चित नहीं यानी 0 चित 28 बार है, तो हो गया 28। तो यही दोनों का प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता पहले इसका निकालते हैं, 3 चित का प्रायिकता। तो ये 3 चित वाला ऊपर रह जाएगा, टोटल 300 है। तो नीचे ना कटेगा ना कोनो होगा, आंसर लिख दीजिए। क्या कीजिएगा? प्रायिकता कोई भी चित नहीं है, कोई भी चित नहीं आया उसका प्रायिकता। तो उसमें ये ऊपर रहेगा और टोटल 300 नीचे। ये कट रहा है तो काटिए, 2 का 2, 2 चौका 8, 2 15 30, 2 0 0, 2 7 14, 2 7 14, 1 गया 2 5 10, तो बचिए ऊपर 7 नीचे 75। ठीक, तो ये क्वेश्चन उतारने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में बन गया। तो कहा क्वेश्चन फालतू उतारते रहे इसलिए नहीं उतारे। उम्मीद है समझ में आता होगा। ये सब प्रायिकता बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में आएंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड तीसरे भुजा के समांतर होता है। क्या बोला है? त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड। ये त्रिभुज ये ABC त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु 2 भुजा का मध्य बिंदु। तो ये दोनों भुजा का मध्य बिंदु माने बीच, ये इसका बीच और इसका बीच से मिलने वाला रेखाखंड, इससे मिलाएंगे ये रेखाखंड। तो ये जो रेखाखंड बना EF वो तीसरा भुजा इसका समांतर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है जिसमें E और F जो है AB और AC का भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु है, बीच में है मतलब एक चीज समझ में ना आ रहा है, BE बराबर AE होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि ये बीच में है। जैसे इसका बोलोगे ये बीच है तो बीच में कहा इधर और उधर दोनों तरफ बराबर होगा। तो ये बीच है तो इधर और इधर बराबर होगा। इसी तरह इसका बीच में ये बिंदु है तो इधर और उधर बराबर होगा। तो उसी को लिखे हैं AF बराबर CF होगा, या ये CF और BE, ये वाला BE बराबर होगा AE। ठीक है, तो ये दिया हुआ इतना हमको सिद्ध करना है। EF ये जो है पैरेलल यानी समांतर होगा BC का, ये समांतर का साइन है। तो EF समांतर BC हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक रचना करना होगा, रचना माने अपने से ऐड करना होगा। CD BA पर खींचे है ना, तो CD जो है ये समांतर खींचे, किसके समांतर? BA का समांतर, यानी BA जैसा है वैसे ही एंगल एगो भुजा जैसा है वही भुजा यहाँ खींचना है दोनों के समांतर में।
ठीक है। तो ये समांतर इसे लिखे कि सी डी जो है बी ए के समांतर खींचे, ये इसे डॉट डॉट लगा लें, यानी इसको हम अपने से खींचे बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, ठीक। अब प्रमाण में आएंगे तो ए ई एफ आएंगे, ए ई एफ ये वाला एक त्रिभुज और सी डी एफ ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम करेंगे तो संगत भाग बराबर होगा, उसके बाद अपने काम चल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बी ए सी और ए सी डी बराबर है। देखिए बी ए सी ये वाला एंगल और ए सी डी ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, ध्यान से देखिए कैसा बन रहा है? इसको क्या बोले, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जेड जहाँ बने एकांतर कोण लिख देना है, तो ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा मतलब ये और ये बराबर है एकांतर कोण से। उसके बाद एफ बराबर सी एफ, एफ बराबर सी एफ ये तो दिया हुआ है, एफ बराबर सी एफ दिया हुआ है तो दिया है। उस फिर ई एफ ए, देखिए ई एफ ए यानी ये वाला एंगल यहाँ, और इसका जस्ट अपोजिट देखिए ये एंगल बन रहा है, इसका नाम होगा डी एफ सी ये एंगल। तो ये अपोजिट वाला ऐसा वाला एंगल जो रहता है ऐसा ऐसा, इसका ये बराबर होता है, इधर वाला को उधर बराबर, इसका बोलते हैं शीर्षा भूमि कोण। तो शीर्षा भूमि कोण है इसलिए बराबर है। तो एगो एंगल बराबर, एगो भुजा, एगो साइड, तो साइड एंगल साइड, देखिए साइड कौन वाला साइड, हाँ ये वाला साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड का एंगल साइड एंगल ना, हाँ एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसम से ये दोनों सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, ठीक। अब सर्वांगसम हो गया तो हम नहीं लिख सकते एफ बराबर डी एफ, मतलब एफ ये वाला जो है ये डी एफ के बराबर है, कहा कि ये दोनों संगत भाग है, तो ये संगत भाग बराबर होता है, हो गया। और ये तो ऐसा वाला गया है और ये ऐसा वाला, ये दोनों संगत है, तो ए बराबर सी डी होगा, ए बराबर सी डी है, ये वाला इसके संगत है तो ए बराबर सी डी या डी सी होगा, ठीक। अब देखिए ये इसके बराबर और ये इसके बराबर आया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ देखिए, बी जो है ये बी ये तो ए के बराबर है, ये तो दिया हुआ है बी ए के बराबर, तो बी ए के बराबर है तो ए की जगह हम बी लिख सकते हैं कहा कि बी और ए बराबर है, तो बी ए बराबर और डी सी सब बराबर, तीनों का बराबर हो, तीनों बराबर हो गया, यानी बी और डी सी भी बराबर हो गया। बी बराबर का हो गया डी सी, कहा कि ए की जगह हम इसको डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसा, एक जगह बी लिख सकते हैं बराबर डी सी, यहाँ साइड में लिख देंगे चूंकि ए जो है वो बराबर है बी का, तो इसलिए ए की जगह बी लिख दिए, तो बी बराबर हो गया डी सी, यानी ये बराबर हो गया ये सी डी का, तो ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, बराबर है और ये तो समांतर खींचे थे, तो चूंकि ये बराबर भी है और समांतर भी है, समांतर भी है, तो यहाँ समांतर खींचे है, तो जब दो भुजा बराबर हो और समांतर हो उसी को तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो क्या लिख देंगे, बी सी डी ई, ये वाला समांतर चतुर्भुज हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी सी डी ई ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने का भुजा समांतर होगा, तो ये इसका समांतर हो गया, ठीक है, ये इसका समांतर हो गया। यही सिद्ध करना था, बी सी समांतर ई एफ, तो बी सी समांतर ई एफ या ई एफ समांतर बी सी हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन में एबीसी बोला, त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ई जो है ई मध्यिका एडी मध्यिका है, उसका मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु है, ठीक है, इसका बीच बिंदु मध्यिका है। कहाँ चलिए, दर्शाइए कि बीईडी बराबर, दर्शाना है बीईडी जो है 1/4 एबीसी है। देखिए ध्यान से दिया हुआ है एबीसी में ई मध्यिका एडी का मध्य बिंदु, ई जो है मध्यिका है जो कि एडी का मध्य माने एडी का बीच में है, और ई मध्यिका मतलब होता है कि एक त्रिभुज है उसका मैं मध्यिका खींच दिए तो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में उसको बांट देता है, ठीक है। मध्यिका माने बीच, दोनों इधर वाला और इधर वाला भाग बराबर हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों का। तो ये दिया हुआ था एबीसी में ई मध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, और सिद्ध करना हमको बीईडी जो है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 यानी 1/4 होगा एबीसी का, टोटल एबीसी का 1/4 होगा। तो प्रमाण में आएंगे एबीसी में क्या करेंगे, देखिए एडी एबीसी के एक मध्यिका है, ये तो दिया हुआ है, एडी का है एबीसी यानी बड़का त्रिभुज जो पूरा बाहर वाला त्रिभुज है उसका मध्यिका है, सही बात। तो मध्यिका है तो एक चीज होगा एरिया एबीडी मध्यिका। देखिए ध्यान से, ऐसा त्रिभुज है, इसका मध्यिका खींच देंगे तो दो भाग में बढ़ गया त्रिभुज, इसका मध्यिका माने ऐसा, तो मान चलिए ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी मध्यिका, तो दो भाग में बढ़ गया, तो इसमें त्रिभुज जो होगा ए बी डी वो बराबर हो जाएगा ए सी डी का क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया है ना, दोनों का एरिया बराबर हो गया। मध्यिका माने दो बराबर त्रिभुज में बढ़ जाएगा, तो वही तो इसलिए मध्यिका है, इसलिए ए बी डी यानी ए बी डी ये वाला जो है एरिया ऑफ
ACD बराबर है, तो दोनों बराबर है, यानी टोटल एरिया अगर हम निकालें ABC का, तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ABD का आधा हो जाएगा, आधा उल्टा रख रहे हैं, ABD का अगर निकाले या ACD का निकाले, इसका या इसका निकाले, तो ये दोनों का होगा 1/2, यानी आधा होगा ABC का। ये टोटल ABC है पूरा, और ये दोनों आधा आधा भाग में बांट गया। जैसे मान के लिए पूरा 10 है, तो ये 5 और 5 में बांट गया, तो 5 का है टोटल 10 है, ये टोटल 10, ये 5 5 में बांट गया, माध्यिका मैंने दो बराबर भाग में बांट दिया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि किसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 का आधा है, माने ये टोटल जो है बड़का वाला उसका आधा है, तो वही लिखे ABD आधा ABC है, आधा होगा है ABD जो होगा, ABD इसका क्षेत्रफल पूरा ABC का आधा होगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो क्यों ऐसा लिखे, तो यहाँ लिख दीजिएगा रीजन इसका कि त्रिभुज के माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। त्रिभुज का माध्यिका जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में उसको बांट देता है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब बड़का वाला का होगा, दोनों आधा आधा होगा, आधा आधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया समीकरण 1। अब आएंगे ABD का माध्यिका है, देखिए ABD अगर देखेंगे ABD, ये ABD ऐसा वाला त्रिभुज देखेंगे, तो यहाँ पे भी माध्यिका है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें भी का होगा माध्यिका, और यहाँ से एक भुजा गया है ये, तो ये माध्यिका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है, का है मध्य बिंदु, तो ये वाला EB जो है माध्यिका बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो E जो है ABD की भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ AD का मध्य बिंदु है E, तो AD का अगर ये मध्य बिंदु है, तो इधर जो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से जो ये खींचे लाइन, तो ये तो माध्यिका हो जाएगा, यानी B और E ये वाला भी क्या हो जाएगा, ABD का माध्यिका हो जाएगा, यानी इस छोटा त्रिभुज का, मतलब इधर को हटा देते हैं। अब यहाँ काम करिए, ABD का माध्यिका हो गया BE, तो माध्यिका हो गया, माने फिर से इधर और इधर जो दो त्रिभुज बन रहा है, वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही चीज़ फिर से लिखेंगे का कि BED है जो बाबू, BED यानी ये वाला त्रिभुज, ये पूरा का आधा होगा, तो पूरा का है ABD है, तो ABD का आधा एरिया ऑफ ABD, ठीक। रीजन क्या है, तो यही रीजन है कि त्रिभुज का माध्यिका है, तो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में उसको बांट दिया, मतलब बड़का वाला का आधा होगा, छोटका वाला दियो है, तो ये छोटका वाला लिखे BED का है, हमको BED निकालना है, तो BED बार बार इसलिए लिख रहे हैं, तो BED का होगा ABD का आधा होगा, तो ABD का आधा लिख दिए। अब देखिए ABD यहाँ लिखे थे, ABD यहाँ निकाले थे, और यहाँ भी ABD आया, BED ABD का आधा आया, तो BED जो है आधा है ABD का, तो ABD किसके बराबर है, ABD जो बराबर है आधा ABC का, तो देखिए ये वाला आधा तो लिख दिए 1/2, लेकिन ABD की जगह लिख दिए 1/2 ABC समीकरण 1 से, ठीक है। ABD का मतलब है 1/2 ABC, तो ABD की जगह लिख दिए 1/2 ABC, तो 1/2 गुना करेंगे तो 1/4 ABC, यही तो सिद्ध करना था, BED बराबर 1/4 ABC। 17 नंबर, ये 16 था, 17 नंबर में तो रचना करना है, रचना को बाद में देखेंगे लास्ट में। 18 पहले देख लेते हैं। एक त्रिभुज के भूखंड का अनुपात दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है। चलिए त्रिभुज का एक भूखंड है, उसका अनुपात दिया हुआ भुजा का, तो 12 है। अनुपात रहे तो हम बोले हैं 12:17:25 है। अनुपात बोले जब भी अनुपात दिखे क्षेत्र मित्र में x लगा दो, इसमें x हटा दो, इसमें तो a x मान लेते हैं 12x, और b भुजा को मान लेते हैं 17x, और c को मान लेते हैं 25x, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा पता होना चाहिए। भुजा पता नहीं रहेगा तो क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, तो भुजा पहले निकालना होगा। भुजा में x लगा है, x मतलब नहीं समझ में आ रहा कितना है, तो पहले x का वैल्यू निकाल के कंप्लीट भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी a + b + c बराबर दिया हुआ है 540। तो a + b + c फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसी को, 12x + 17x और तीसरा है 25x, ठीक। देखिए जोड़िए, 7 5 12 और 2 14 के 4, 2 3 4 और 1 5 और 1 से 7 में, तो x बराबर देखिए तो 54 आ गया, खचाखच काट दीजिए यहीं पे 54 का 54 और वो 0, तो x बराबर आया 10। x 10 आया, हमको भुजा निकालना है, तो भुजा a माने हैं 12x, तो 12 गुना x आया 10, तो 12 दाहिए 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा b माने हैं का 17x, 17 गुना x, x 10 हो गया, 17 दाहिए 170 सेंटीमीटर। भुजा c को माने हैं 25x, तो 25 गुना x का हो गया 10, तो 25 गुना x 200 250 सेंटीमीटर।
तीनों भुजा आ गया। तीनों भुजा आ गया तो हम एस निकालना पड़ता है। एस निकालते हैं तब फिर हीरोन का सूत्र में इसको लगा सकते हैं। तो एस बोला होता, एस मतलब होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप दिया हुआ है तो इसी का आधा डायरेक्ट कर दीजिए, फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर से जोड़िएगा तो उतना ना आएगा, उसका आधा। तो 2 दूनी 4, 214, 200। तो एस आ गया 270 सेंटीमीटर। एस आ गया 270 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। तो एस कितना है 270, हाँ 270, फिर एस तो 270 माइनस ए कहाँ गया, ए देखिए 120 आया है, 120, फिर 270 माइनस बी आया 170, फिर एस की जगह 270 माइनस सी 250 आया। चल अब इसको गुना करेंगे, पहले घटा लेंगे, उसके बाद रूट तोड़ेंगे। 270 ठीक है, ब्रैकेट में घटाओ, घटाइए 270 में 120, 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में बचेगा, 7 में 2 5, 2 में 1, 150 गुना 100 घटा 70 घटा देंगे तो 100 बचेगा, इसमें 20 बचेगा जमे इसमें। अब बराबर दो को बराबर करेंगे, रूट से बाहर करते जाएंगे, जहाँ दो आया जोड़ा बना रूट से बाहर, जोड़ा करके रूट से बाहर, तो जोड़ा करने का प्रयास करते हैं। 27 का जोड़ा 9 तिया 27, कैसे तोड़े इसको ताकि जोड़ा बन जाए। 27 तो कहीं नहीं बन रहा, तो 27 को तोड़ना होगा, तो तोड़ते हैं ऐसा तोड़ते, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 पूरा तोड़ दिए। अरे वो जीरो लेकिन नहीं टूटा है, तो 27 दहाइए कर सकते हैं, तो 270 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 10, 27 नहीं 270, इसको तोड़ दिए। 10 इसलिए तोड़े कहा कि 10 इधर से मिल जाएगा, 10 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। 10 को इसलिए नहीं तोड़े, 10 से रहने दिए। इसको तोड़िए, देखिए 5 तिया 15, यार इसका भी 10 को रहने दीजिए, 0 को, ठीक, जोड़ा बन रहे। 100 को तोड़ दीजिए, 10 दहाइए 100, और 20 को भी तोड़ दीजिए वैसे ही, 10 दूनी 20, ठीक। अब देखिए जोड़ा लगाइए, 3 दूगो दिख रहा है तो बाहर चलिए रूट से, और ये 3 भी दूगो दिख रहा है तो बाहर चलिए। फिर ये 10 दूगो दिख रहा है तो ये निकला है, और ये 10 दूगो है तो निकल गया, और 10 दूगो है, ये 10 दूगो है तो यहाँ से निकाल दिए, ठीक। लेकिन ये 10 अकेले है, तो ये 10 को हम 10 दूना 20 ना लिख कर 5 दूनी 10 लिख देते हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 को ऐसे तोड़ दीजिए। ऐसा में क्या होगा कि 2 भी दूगो मिल जाएगा तो 2 बाहर, अब 5 भी दूगो मिल जाएगा, एगो 5 यहाँ छूटल, देख लीजिए। तो 5 5 अपना जोड़ा बना लिया, सबका जोड़ा बन गया। तो सब रूट से बाहर, सब गुना कर, 3 देती है 9, और यहाँ 5 दूनी 10, ठीक है, 9 हुआ, और इधर 5 दूनी 10, 10 10 10 3 हुआ तो 1000 हो गया, और 9 से गुना करेंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन सूत्र कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता बंटन सारणी बनाना है 19 नंबर में, ठीक है। तो कोमा उमा नहीं दिया हुआ रहता इसमें, तो और गड़बड़ हो जाता है। चलिए इसको बना देते हैं शायद, 45 65 55 45 30 9, ये आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें बोला है 30 से 40 लो, 30 से 40 तो 40 से 50 लेंगे, 30 से 40 40 50 वर्ग अंतराल लेना है, ठीक है। वर्ग अंतराल लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद मिलान चिन्ह, 3 टेबल बना देना है, ठीक है। 30 से 40 तो 40 50, फिर हो गया 50 से 60, और हो जाएगा 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, और भी है का 110 तक में काम चलेगा ना चले, 110 से 120 तक भी जाना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे जाएंगे। चलिए अभी तो नहीं देखते हैं, ध्यान देखिए। 30 से 40 लेना है, 30 से 40 मतलब 30 गिनाएगा लेकिन 40 नहीं गिनाएगा, 40 यहाँ गिनेगा है ना, 40 से पहले 39 तक गिनना है, ठीक है। 30 से 39 तक, तो 30 एक 40 से गिनाएगा नहीं, एक 30, 2 35, 3 गो है तो 3 लिखिए, मिलान चिन्ह 3। 40 से 50 यानी 50 नहीं गिन के 50 से 40 से 49 तक गिनाएगा, तो 49 तक 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 नहीं 5 6 गो है।
तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 50 से 60, 60 को नहीं गिनना है, 60 से पहले 50 से 60, 50 55 एक 60 नहीं गिनाएगा, एक 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 दुई 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 दो, तो 2 लगा, हो गया। 70 तक, 70 नहीं 69 तक, 60 से 69 तक, 60 1 2 65 है, 2 65 है, 2 2 3 4 4 4 4 5 5 गो 5 लिख 1 2 3 4 5, 70 से 80 बना, 80 छोड़ के 70 से देखिए, 70 से 1 75 में 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, 80 से 90, 90 छोड़ना है, 80 से 79 तक कोई भी, 80 से कहाँ है पटो है, 80 से 85, एगो 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 और 2 गो, 2 लगा। 90 से 100 मैंने 100 नहीं गिनना है, 100 से पहले तक, 90 से 90 90 90 90 95, ये एक 2 2 गो हो गया। 100 से 110, 110 नहीं गिनाएगा यहाँ, 100 गिना सकता है, 1 2 2 2 2 गो है, 2। अब 110 से 120, उसमें फिर बाकी 120 छोड़ के, तो 120 तो नहीं है, 110 खाली एगो है, 1 और तो सब लिखा ही गया, तो ये एक एगो है। अब इसको जोड़ देना है, ठीक है, योग यहाँ जोड़ के लिख दीजिएगा, यहाँ जोड़िए, 6 3 9 10 11 11 और 5 16 16 6 22 23 24 25 26 27 28 29 को हो रहा है, 30 तो होना चाहिए था ना, क्या ठो बोला है इसमें, 30 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर होगी। अब लास्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है रचना करना है, तो ये रचना फटाक से करते हैं। देखिए BC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और एंगल B 45 दिया हुआ है, और AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर है, इसका हमको रचना करना है। तो सबसे पहले एक आधार खींच लेंगे, आधार खींचेंगे कितना, 8 BC एक क्लियर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का चलिए हम आधार बिना स्केला का खींच लेते हैं, स्केलवा और घसक जाता है, आधार 8 सेंटीमीटर इसको नाप लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ही खींचना है, छोटा बड़ा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। 8 सेंटीमीटर नापते हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 18, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, उधर हटाओ, तो BC है 8, तो BC लिख दिए। उसके बाद बोला B 45 होना चाहिए, ये वाला B जो है एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ B एंगल जो है यहाँ पे, ये इसको हम बना देते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, चाप काटना पड़ेगा, 45 डिग्री बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले 90 डिग्री बनाना होगा, तब उसका आधा करेंगे तो 45 बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको टाइट करना होगा, नहीं तो घसक जाता है। हाँ, ये रहा यहाँ कंपास रखने का, है ना, और ये और थोड़ा बड़ा कर दो ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ चाप रखने का, और इसको यहाँ काटिएगा तो 60 डिग्री बनेगा। ये 60 से इधर आएगा तो 60 60 120 होगा। हमको 45 बोला है, लेकिन 45 ऐसे थोड़ी बन जाएगा, ऊपर बनाना होगा पहले 90। तो ये काटो, ये काटो, तो ये 90 बना। तो 90 वाला को पहले मिलाओ, 90 वाला को पहले मिलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कहाँ है, 90 को मिलाओ पहले, इसको डॉट डॉट से मिला दीजिए, ये 90 बना। अब ये 90 को हम आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा, है। आधा मतलब का समझ में आता है ना, आधा मतलब जिसको आधा करना है का किसको, 90 को, तो 90 और ये उसका चाप जहाँ जहाँ है इसका वक्र, वहाँ से चाप काट दीजिए। इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, हैं। तो चलिए इसको काटते हैं इधर, यहाँ से ये
तब और जहाँ कटा उसको मिला दीजिए तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 का आधा किए हैं तो हो गया ये 45 डिग्री। ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, इसको और लंबा खींच देना होगा ताकि आगे काम आएगा। अभी ठीक, और चलिए अब क्या करना है, देखिए बी ए बी माइनस ए सी 30 है, तो पहले देखिए बी और सी बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस बोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर चाप काट के और यहाँ काटना होगा, यू लाइन को, यू लाइन है ना, ये तो एक्स्ट्रा है, इसको नहीं देखना है। ये तो 90 का है बनाए 45 बनाने के लिए, इसका काम नहीं है। ठीक है, बस इसको बनाने के बनाए थे, ये नहीं है, ये मेन है। ठीक है, तो इसको हम 3.5 सेंटीमीटर नापेंगे। 3.5 सेंटीमीटर नाप के ऐसा काट देना है। तो 3.5 हम नाप लेते, कहाँ आता है, चलिए 1 2 3 3.5 ये आया। इसको स्केल से नाप लीजिए 3.5 और यहाँ 3 रख के 3.5 जहाँ आ रहा है काट देना है। ये 3.5 आया। ठीक है, 3.5 जहाँ आया उसको काट के और इसको मिला देना है सी से। ये सी से ये सी से मिला देना है। ठीक, इसको कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, डी मान ले। अब वो क्या करना है, देखिए हमको त्रिभुज ए बी सी निकालना, अभी नहीं निकला है। ये जो है ये लाइन, ये जो लाइन बना, इस लाइन का समद्विभाजक खींच देंगे, माने 2 भाग में इसको बांट देंगे। काहे कि घटाने से ये आना चाहिए वाला 3.5 जो है घटाने से, यानी 2 भुजा को घटाने से ना, 2 भुजा घटाने से 3.5 लाना है। तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, समद्विभाजक कर देते हैं, जो कि हर इसमें करते हैं। समद्विभाजक माने एक यहाँ चाप रख के इधर काट देना है और एक नीचे, यहीं से नीचे इधर लंबा से खींच दीजिएगा, कहीं पे भी कटेगा, यहाँ से काटना है, यहाँ रखिएगा। फिर देखिए पूर्वे नहीं किया, मतलब फिर रखना होगा इधर, फिर नहीं पूर रहा है, फिर रखना होगा, यहाँ काटा। ठीक है, इसी तरह इधर काटेंगे तो ये तो कट गया। थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ कटा दिख रहा है ना, जहाँ कटा है वहीं से लाइन खींचना है, अंदाजी नहीं। यहाँ कटा, देखिए इधर किए थे, ये सब बेकार हो गया, यहाँ पे दोनों से कटा, इधर से भी उधर से भी, और ये वाला यहाँ कटा, फिर पुरका आ रहा है। तो ये दोनों जहाँ काटा वहाँ से मिला दीजिए रेखा को, इसको सीधा इस लाइन में टच करा देना है। इसको आगे लेकर के इसमें टच कराना है, बस जहाँ टच हुआ है इसको ओरिजिनल लाइन में बनाना है, डॉट डॉट से, है ना, डॉट डॉट से इसको टच करा दिए। जहाँ टच किया उसको फिर सी से मिला दीजिए। यही तो हो गया त्रिभुज आपका जो पूछा है। ये टच किया यहाँ, इसको यहाँ मिला दीजिए सी से, सी मिला दीजिए, मिट गया। तो ये बन गया ए। जो त्रिभुज बनाने कहा था वो बन गया, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए इसको ए नाम लिख देना है, ए बी सी, ये सी है ना। तो ये वाला बड़ा सा त्रिभुज जो बना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये मेन त्रिभुज बना जो ए बी सी हमको बनाने वाला था, ये वाला है। ठीक है, नाप के देख लीजिएगा, उतना ही आएगा जितना बोला है। यानी क्या बोला है, ए बी को ए सी से घटाएंगे। ए बी ये है, ए बी ये बड़ा है देख लीजिए, और ए सी ये है। तो ए सी को ये और ये ए बी को ए सी से घटाएंगे तो 3.5 आएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर सही आया तो समझिए सही बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर आ रहा है, 12 और ये कितना आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8, 12 में 8.5 आना चाहिए। हाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8.5 आ रहा है इधर से, तो 12 और 8.5 आ रहा है, तो 12 और 8.5 घटाइए तो 12.00 मान चलिए, और 8 8.5 0 5 8 9 10, ठीक है, 3.5 मतलब सही है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, वीडियो काम का होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो हम लगातार लेकर आते रहें। अब आएंगे वो बाकी सब्जेक्ट का जो मॉडल है उसको खत्म करेंगे, मैथ खत्म हुआ, और मैथ में क्या करेंगे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो छूटा हुआ है सभी चैप्टर से, है ना, 7 8 9 10 जितना भी पढ़ना है सभी चैप्टर का आप एक एक करके रोज देना, एक एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी सुपर फास्ट एकदम रिवीजन करेंगे, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा। मॉडल आ गया, मॉडल समझ में आ गया कैसा कैसा क्वेश्चन है, इसी के आधार पर पूरा एकदम तैयारी करेंगे। 40 में 40 नंबर लाने से कोई नहीं बचाएगा अगर पूरा क्लास करिएगा तो। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।